हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आज का वीडियो इसलिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आपको शुरू में 2-3 फैक्ट्स ऐसे बताऊंगा, ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप कहोगे वाओ, मतलब धन्य हो गए आज की इन्फॉर्मेशन देख के। तो अगर पसंद आए ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार, और मतलब कमेंट करके बताना कि सर हाँ, न्यूज़ के साथ साथ बीच में ऐसे जब फैक्ट्स आते हैं ना, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मज़ा आ जाता है। क्योंकि जब मैं आपको फैक्ट्स प्रेजेंट करता हूँ तो कई बार मुझे भी वो फैक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। मैं कहता हूँ यार वाह, आज तो दिमाग खुल गया। जब मैं आपके लिए जब भी डेटा रिसर्च कर रहा होता हूँ कि आज की जो ताज़ा खबर है उसमें मैं क्या लेके आऊँ, तो कई बार लोगों को लगता है कि यार जो न्यूज़ अवेलेबल जो है उसके पीछे की जो न्यूज़ है, जो डेटा पॉइंट्स है, उनको लाने में जो मज़ा है ना, मतलब वो एक अमेजिंग फीलिंग होती है। तो आप यू कैन एक्चुअली फील कि आज की आर्टिकल कितने इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इस वाली शीट को देखो, ठीक है? तो इसमें आपको ये दिख रहा है कि ये जितने जो रेड लाइन्स है ना नीचे की तरफ, इसका मतलब ये कि आमदनी जो है वो कम है, और जो खर्चे हैं वो ज़्यादा है, ठीक है? तो रेड वाले का मतलब है फिस्कल डेफिसिट। अमेरिका के अंदर ये डेफिसिट जो है वो आप देखो बढ़ता चला जा रहा है। 1993 में डेफिसिट कम थोड़ा होता था। फिर एक टाइम ऐसा भी आया है यूएस के अंदर 1998 से लेके 2001 तक, जब हमने सरप्लस भी देखा। मतलब जो हमारी आमदनी है वो खर्चे से बहुत ज़्यादा है। मतलब यूएस के अंदर वो डेफिसिट वो दिख रहा है कि सरप्लस रहता था, राइट? तो किसी भी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं और किसी भी गवर्नमेंट के इनकम्स होती हैं। जब इनकम जो है वो ज़्यादा होती है एक्सपेंसेस से, तो ऑब्वियसली सरप्लस होते हैं। ये घर के ऊपर भी अप्लाई होता है, इंडिविजुअल के लिए भी अप्लाई होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस पीरियड को छोड़ दो तो अगर आप देखो, ये साल दर साल डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाते हैं। ग्रेट रिसेशन में ये इतना इनका फिस्कल डेफिसिट था, और ये कोविड के अंदर 3 ट्रिलियन से ऊपर था इनका फिस्कल डेफिसिट, जिसको इन्होंने घटाया और अब ये 2023 में इनका अप्रोक्सीमेटली 2 ट्रिलियन के आसपास इनका फिस्कल डेफिसिट है। ऑब्वियसली बात है कि जब आपके फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो फिर आप क्या करते हो, इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए आप डेट इशू करते हो। आप डेट मतलब नया डेट जब आप इशू करते हो तो ऑब्वियसली आपका जो डेट का जो लोड है वो आपके ऊपर बढ़ता चला जाता है। इसीलिए अमेरिका के अंदर 33.5 ट्रिलियन के आसपास वो पहुंच चुके हैं, और माना ये जा रहा है कि अगले 10 सालों में ये डेट संभाला भी नहीं जाएगा। जब डेट नया इशू करेंगे और उसके ऊपर डेट को, क्योंकि उनकी रेटिंग्स भी गिर रही हैं, तो नया डेट जब वो इशू करते हैं तो वो उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो उनको पैसा मिलता है। जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है तो जो इंटरेस्ट का पे आउट्स है वही उनका ट्रिलियंस में जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये आपको समझनी चाहिए, ठीक है? दूसरी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्वीट में आपको दिखाता हूँ। आपको सुन के हैरानी होगी, अगर कोई आदमी 1980 में उसने काम करना शुरू करा, राइट? और वो जापान के अंदर था, और 30 सालों के अंदर हर साल उसने $1000 जो है वो जापान की स्टॉक एक्सचेंज में लगाया। आपको पता है 2010 में जब वो रिटायर होगा, वो यही सोच के चल रहा होगा कि जो मैंने $30,000 लगाए हैं, वो बहुत ज़्यादा मेरे को पैसे मिलेंगे वापस। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब 1980 में किसी ने काम करना शुरू करा, 30 साल बाद उसे 2010 में $30,000 के बदले में उसे $20,000 मिले। मतलब 31% का रिटर्न, माइनस में रिटर्न है 30 सालों में। ये है जापानीज़ स्टॉक मार्केट का हाल, ठीक है? अगर हम बात करें यहाँ पे सेंटिमेंट्स की बात करें, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो हमेशा ही बल्ले-बल्ले होती है जी, स्टॉक मार्केट्स बहुत सेफ होती हैं। ये पूरी दुनिया का चार्ट है कि पूरी दुनिया में कब-कब 40% से नीचे का, मतलब माइनस में रिटर्न दिया है मार्केट्स ने। आप देखो चाइना के अंदर 1930 से 1950 में 100% माइनस, जापान माइनस 96, इंडिया के अंदर 1955 से 1975 के बीच में माइनस 66% का रिटर्न था। मतलब ये आप सोच सकते हो कितना, 20 साल तक। इटली के अंदर 1960 से 1980 माइनस 72%, स्पेन के अंदर 20-30 सालों तक 60% माइनस में रिटर्न दिया। यूके के अंदर -46, जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर। ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स हमेशा ही आपको रिटर्न्स देते हैं, स्टॉक्स के अंदर भी रिस्क्स होते हैं, राइट? 20 साल का विंडो लिया गया है, या 20 साल तक
के तक भी मार्केट्स ने -40% का रिटर्न दिया है। तो रिस्क हर जगह है। अगर हम ये कहते हैं कि रिस्क क्रिप्टो में है, तो रिस्क स्टॉक मार्केट्स में भी है। और ये मैंने आपको जापान का एक एग्जांपल दिया, फिर मैंने ये एग्जांपल दिया, और मैंने फिर आपको ना ये शीट दिखाना चाहता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट थीसिस है पूरे 10 सालों की। देखो, 1950 बिलोंग करता था यूरोपियन स्टॉक्स को। किसी ने भी यूरोप के स्टॉक्स में पैसा लगाया था 1950 में, तो उसे मैसिव रिटर्न्स आए थे, ठीक है। फिर 1960 बिलोंग करता था निफ्टी 50 को। यूएस की जो टॉप 50 कंपनीज थी 1960 में, अगर उसमें किसी ने इन्वेस्ट किया था, तो वहां पे बहुत बढ़िया रिटर्न आया था। फिर 1970 का जो दौर है, वो 10 साल जो बिलोंग करते थे, वो गोल्ड और ऑयल प्राइसेस, किसी ने अगर गोल्ड में या ऑयल प्राइसेस में अगर पैसा लगाया था, तो मैसिव रिटर्न्स आए थे। 1980s बिलोंग करता था जापानीज स्टॉक को। 10 साल जो थे ये, इसमें जापानीज स्टॉक में किसी ने पैसे लगाए तो मैसिव रिटर्न आया। फिर अमेरिकन टेक को बिलोंग करता था 1990s में। और 2000 में बिलोंग करता था आपका ब्रिक्स एंड ऑयल प्राइसेस। और 2010 से 2020 बिलोंग करता था फांग, जो फेसबुक, एप्पल, गूगल जो कंपनीज थी, उनको बिलोंग करता था। तो ये हर 10 साल का मैंने आपको दिखाया कि हर 10 साल एक नए एसेट क्लास को बिलोंग करते थे, नई मार्केट को बिलोंग करते थे। और अगले 10 साल 2020 से 2030 किसको बिलोंग करेंगे? कमेंट करके बताइएगा किसको बिलोंग करेंगे। मैं आंसर नहीं दूंगा। 2020 से 2030 किसको बिलोंग करते हैं, ये आपको भी पता है। मैं कहता हूँ कि चलो आप मुझे ना कमेंट करके बताओ, इससे पता लगेगा कि आपने यहाँ तक वीडियो किस किसने देखा। आंसर मुझे भी पता है, आंसर आपको भी पता है। कन्विक्शन के साथ कमेंट करके बताओ कि 2020 से 2030 जो है वो किसको बिलोंग करता है। 2020 से 2030 बिलोंग करेगा बिटकॉइन को। क्योंकि आप देख रहे हो कि हर 10 साल में ये मार्केट्स जो है वो चेंज हुई हैं, अलग अलग जगह शिफ्ट हुई है। वो यूरोप से निफ्टी 50, फिर इमर्जिंग मार्केट और कमोडिटीज, जापानीज मार्केट, अमेरिकन टेक, इमर्जिंग मार्केट, कमोडिटीज। तो हर 10 साल में नैरेटिव चेंज हुआ है। और जो 2020 से 2030 का जो टिकट है, दिस बिलोंग्स टू बिटकॉइन। बिकॉज हम देख रहे हैं बिटकॉइन के ईटीएफ, हम देख रहे हैं बिटकॉइन की अडॉप्शन, हम देख रहे हैं बिटकॉइन की जो माइनिंग जो गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अगला 10 साल है, दिस बिलोंग्स टू बिटकॉइन। आई होप कि आपको यहाँ तक ये पसंद आया होगा। बिटकॉइन की क्यों, बिटकॉइन की इलिक्विड सप्लाई देखो ना। इलिक्विड सप्लाई में 15.3 मिलियन बिटकॉइन जो है वो इलिक्विड है। मतलब वो इलिक्विड का मतलब है होल्डर्स के पास है। 78% बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई होल्डर्स के पास है, वो बेचना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो सोचो कि सिर्फ 1.3 मिलियन बिटकॉइन है जो लिक्विड है, जो दुनिया के लिए अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। सोचो सिर्फ 1.3 मिलियन बिटकॉइन अवेलेबल हैं सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। तो आप सोच सकते हो कि ये कितने कम बिटकॉइन है। बिटकॉइन का ईटीएफ आ रहा है, बिटकॉइन की इतने सारा है, उसमें मास अडॉप्शन हो रही है और सप्लाई पीछे से है नहीं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक स्कैंडल मिला है, पाया गया, जिसका 145 मिलियन का एक स्कैंडल, जिसमें सम चाइनीज सिटीजन और ऑस्ट्रेलियन सिटीजन ने मिला के 230 मिलियन ऑसी डॉलर, 145 मिलियन यूएस डॉलर का एक मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल पकड़ा गया है। उसके बाद क्रिप्टो डीलिस्टिंग की तरह देखो, हर साल ऑल्ट कॉइन्स डीलिस्ट हो रहे हैं। ऑल्ट कॉइन्स के बैग्स लेके लोग बैठे रहते हैं, फिर वो एक्सचेंजेस डीलिस्ट कर देती हैं और बेचारे कहीं नहीं जाते। 2016 में सिर्फ से लेके आप देखो हर साल एक्सचेंजेस डीलिस्ट करती जा रही हैं। 2020 में 1400 थे, 21 में 1500 थे, 2022 में 3000 कॉइन्स डीलिस्ट हुए थे, और 2023 में अभी तक 3400, और अभी साल खत्म नहीं हुआ है। तो ये 4000 कॉइन्स डीलिस्ट होंगे। पता नहीं कौन से बैग लेके आप लोग बैठे रहते हो। आप देख रहे हो कि एक्सचेंजेस बहुत तेजी से, रेगुलेटरी प्रेशर बढ़ रहा है, और एक्सचेंजेस जो है वो ऑल्ट कॉइन्स को डीलिस्ट कर रही है, जो छोटे मोटे जिनके नाम भी नहीं सुने होते। यूके के अंदर ये है कि नया जो कानून आया, उसमें इलीगल काम के लिए अगर क्रिप्टो यूज किया तो सबसे पहले वो आपको सीज करेंगे, क्रिप्टो को सीज करेंगे, फिर क्रिप्टो को बेच देंगे, उसको फियाट में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर एक्सेप्शनल केसेस पे आपके क्रिप्टो को बर्न एड्रेस पे, मतलब उसको डिस्ट्रॉय भी कर देंगे। बर्न एड्रेस होता है जिस पे एक बारी क्रिप्टो भेज दिया तो वो नॉन रिकवरेबल हो जाता है, वो कोई भी रिकवर नहीं कर सकता। तो ऐसा भी कर सकते हैं। और इसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने आर्टिकल को करेक्ट किया, जब एक रिपोर्ट आई थी कि 100 मिलियंस में, उन्होंने बोला था 93 मिलियन यूएस डॉलर जो है हमास ग्रुप ने इकट्ठे किए, और वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए 93 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो डोनेशन में क्रिप्टो दिया गया, जबकि ऐसा नहीं था। सिर्फ 4.5 लाख डॉलर पाया गया, जिसको इन्होंने बाद में करेक्ट किया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। तो जिस इनकी आर्टिकल की वजह से कांग्रेस ने ही बोला था कि क्रिप्टो को बैन किया जाए। तो ये थे आज की कुछ ताज़ा खबर, कुछ इन्फॉर्मेशन। 10 मिनट हो गए।
उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। अगर कुछ स्टार्टिंग की जो इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच।